सभी कैडेट्स को जय हिंद। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा एनसीसी की बी और सी एग्ज़ाम के लिए बनाए गए वीडियोस में तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। और जहाँ से हमने दूसरा पार्ट ख़त्म किया था, अब हम वहीं से तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एनसीसी का लोगो मैंने लगा रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है कि खाली हाथ की मदद से हम कितने डिग्री तक नाप सकते हैं। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। खाली डिग्री की मदद से हम 3 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री और 16 डिग्री तक नाप सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्रिड का फुल फॉर्म लिखो। तो ग्रिड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जी का ग्रुप, आर से रेंज, आई से इंडिकेशन ऑफ टारगेट और टी से टाइप ऑफ फायर। तो इसका पूरा हम देख लेंगे। ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर, ये इसका ग्रिड का एक फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है सिंगल फॉर्मेशन, दूसरी होती है फाइल फॉर्मेशन, तीसरी होती है एरोहेड फॉर्मेशन, 4 नंबर पर स्पेयर हेड फॉर्मेशन और 5वीं है डायमंड फॉर्मेशन और 6ठे नंबर पर है एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेट्रोल कितने प्रकार की होती है। तो पेट्रोल 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेकी पेट्रोल और दूसरी होती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। अब हम देख लेंगे रेकी पेट्रोल के कार्य। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा दुश्मन की पोजीशन, इरादा तथा तैयारी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना। दूसरा होगा दुश्मन की पहचान, बनावटी, रुकावटी तथा भौगोलिक आकृति के बारे में सूचना प्राप्त करना। तीसरा होगा दुश्मन की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे वह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उनका रोल कॉल होता है, कितने बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं आदि। तो यह अभी हमने देखे रेकी पेट्रोल के कार्य। अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिव पेट्रोल के कार्य। तो इसमें पहला हो जाएगा दुश्मन की पेट्रोल पार्टी को अपने बंकर, ठिकाने आदि की खबर नहीं लगने देना। दुश्मन की हरकत के बारे में शीघ्र आगाह करना तथा कभी कभी लड़ाई लड़कर भी दुश्मनों को उलझाकर रखना। तीसरा होगा दुश्मन के साजो सामान एवं सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना और उन्हें नष्ट करना। 12 प्रश्न देखते हैं। एम्बुश किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य लिखो। तो इसका उत्तर होगा चलते हुए या थोड़ी देर के लिए रुके हुए दुश्मन के ऊपर घात लगाकर हमला करना, जहां से दुश्मन को हमले की उम्मीद ना हो, इसे एम्बुश कहते हैं। या इसे हम गोरिल्ला युद्ध भी कह सकते हैं कि अचानक दुश्मन पर वार करना जिससे कि वो संभल भी ना पा सके, उसे किसी प्रकार की तैयारी का मौका ना मिले। एक बार और देख लेते हैं। चलते हुए या थोड़ी देर के लिए रुके हुए दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना, जहां से दुश्मन को हमले की उम्मीद ना हो, एम्बुश कहलाता है। एम्बुश का उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला है हमारा दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना। दूसरा होगा दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना। तीसरा होगा दुश्मन को तंग करना, जिससे उसे रक्षात्मक कार्य हेतु अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने पर विवश होना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पार्टियों के नाम लिखो। तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौके का एम्बुश और दूसरा होता है तैयारी का एम्बुश। एम्बुश पार्टी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी और स्टाफ पार्टी। चौदहवां प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरो। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि आक्रमण के बाद की कार्यवाही की जाती है। तो आक्रमण के बाद पुनः गठन की तैयारी की जाती है, जैसे कि घायल सैनिकों को इकट्ठा करना, दूसरी टुकड़ियों को बुलाना युद्ध के लिए, साजो सामान वापिस इकट्ठा करना। तो आक्रमण के बाद पुनः गठन की कार्यवाही की जाती है। दूसरा रिक्त स्थान है 2 जवान जो एक्शन में आगे चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्काउट कहते हैं। तीसरा है आंखों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा हरकत। हरकत आंखों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। 4 नंबर पर है सिग्नल समझ लिया का संकेत दिया जाता है, तो वह सैल्यूट करके दिया जाता है। 5वां है कम प्रकाश में दूरी दिखाई देती है, तो कम प्रकाश में दूरी अधिक दिखाई देती है।
नेक्स्ट हम भाग चालू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री एंड इक्विपमेंट, यानी कि पैदल थल सेना के सामान और उसके बारे में सामान्य जानकारियां। इसमें पहला प्रश्न भी हमारा रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवान होते हैं, तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं। दूसरा है हमारा, एक सेक्शन के पास एक एलएमजी और 18 एलएमजी से भरी हुई मैगजीन होती है। एक तो एलएमजी लाइट मशीन गन होती है और साथ में 18 एलएमजी भरी हुई मैगजीन होती है। तीसरा प्रश्न है, एक इन्फेंट्री प्लाटून में एलएमजी होती है तो होती है 3 एलएमजी, क्योंकि 3 सेक्शन को मिलके एक प्लाटून बनता है और एक सेक्शन के पास एक एलएमजी, तो एक प्लाटून के पास 3 एलएमजी। हमारा नेक्स्ट रिक्त स्थान है, प्लाटून कमांडर जेसीओ ओहदे का व्यक्ति होता है, यानी जो प्लाटून को कमांड करेगा वह एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सेना के 3 टैंकों के नाम लिखो। तो पहला है विजयंत टैंक, दूसरा है अर्जुन टैंक, तीसरा है भीष्म टैंक और 4 नंबर पर है, 3 ही टैंक लिखे हैं ना हमने, विजयंत टैंक, अर्जुन टैंक और भीष्म टैंक। इन टैंकों को आपने कहीं किसी मिलिट्री एरिया को विजिट किया हो तो वहाँ भी देखा होगा, या 26 जनवरी के दिन ये परेड में बहुत शानदार तरीके से निकलते हैं, तो वहाँ तो आपने इनको जरूर ही देखा होगा। तीसरा प्रश्न है, 4 मिसाइलों के नाम लिखो। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा अग्नि मिसाइल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा नाग, 4 नंबर पर त्रिशूल मिसाइल और 5वें नंबर पर ब्रह्मोस्त्र मिसाइल। तो यह भारत की कुछ मिसाइलें हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मिसाइलें भी हैं, लेकिन यह मुख्य मिसाइल इसमें अग्नि 1 2 3 4 5 तक है, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और ब्रह्मोस। चौथा प्रश्न है, इन्फेंट्री बटालियन के पास मिलाप के साधन कौन कौन से होते हैं, लिखिए। तो एक इन्फेंट्री बटालियन के पास फोल्ड सिग्नल, रनर्स, टेलीफोन, रेडियो सेट जिसे आरटी बोलते हैं, इत्यादि उपकरण मिलाप के लिए होते हैं। पेपर का नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं हम, कम्युनिकेशन। एग्जाम में भी ठीक आपको इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, जो अलग अलग खंड में बटा होगा, जैसे कि हेल्थ एंड हाइजीन अलग हो जाएगा, कम्युनिकेशन अलग हो जाएगा, ड्रिल अलग हो जाएगा, वेपन अलग हो जाएगा। ऐसे अलग अलग खंड वाइज आपको पेपर देखने को मिलेगा। सबके अपने अपने अलग रिक्त स्थान, अलग अलग सही विकल्प आदि भी पेपर में रहेंगे। तो आपको ये बार नहीं सोचना कि बार बार रिक्त स्थान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर सेट के अलग अलग रिक्त स्थान भी आएंगे। तो पहला हम देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरो। आई कॉमसेट का वजन होता है, तो इसका उत्तर होने वाला है 450 ग्राम। आई कॉमसेट का वजन होता है 450 ग्राम। दूसरा हमारा रिक्त स्थान है, आई कॉमसेट का रेंज कितना होता है। तो आई कॉमसेट का रेंज होता है 2.5 किलोमीटर। तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं, आई कॉमसेट कितने घंटे का बैकअप देती है। तो आई कॉमसेट हमें 2 घंटे का बैकअप देती है। चौथा रिक्त स्थान है, आरटी प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। तो आरटी प्रोसीजर का मतलब आर से रेडियो और टी से टेलीफोन होता है। प्रश्न 2, आरटी प्रोसीजर किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं इसका हम, 2 स्टेशनों के बीच कम से कम बात करने के तरीके को रेडियो टेलीफोन प्रोसीजर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आरटी प्रोसीजर के फायदे लिखो। तो इसमें पहला हो जाएगा समय की बचत, दूसरा सुरक्षा बरकरार रहेगी, तीसरा मैसेज को समझना आसान और दुश्मन आसानी से पकड़ नहीं सकता। कुछ विविध पाठ हम देख लेते हैं जो पेपर में जरूर आता है, तो आप सभी को याद भी होगा और नहीं हो तो आप कर सकते हैं, इसको याद करना जरूरी है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान सेना प्रमुख का नाम लिखिए। तो वर्तमान में हमारा जो सेना प्रमुख है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये आप सभी को पता ही होगा, तो ये सब पेपर में जरूर आते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा, वर्तमान जल सेना जिसे हम नौसेना नेवी बोलते हैं, उसके प्रमुख कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एडमिरल राधा कृष्ण हरि कुमार, वर्तमान में हमारी नेवी के चीफ हैं। तीसरा हो जाएगा, वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है, जिसे एयरफोर्स में हम बोलते हैं। तो एयरफोर्स चीफ हो जाएंगे हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। जिसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कौन है, इनका नाम लिखना है। तो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जिसे हम डीजी डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, तो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। अब कुछ ऐसे प्रश्न देखने हैं जो आपको अपने लोकल लेवल पर भी जानकारी जुटानी है, क्योंकि वो पेपर में निश्चित तौर पर आते हैं। जैसे कि अपने ग्रुप कमांडर का नाम, तो एनसीसी अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई होती है, तो हर ग्रुप का कमांडर अलग अलग होता है। तो आपको अपने ग्रुप कमांडर का नाम पता करना है और पेपर में लिखना है। अपने ग्रुप कमांडर का नाम, फिर अपनी यूनिट का नाम, जैसे कि मेरी यूनिट का नाम 33 MP मध्य प्रदेश बटालियन सागौर है। ऐसे आपके अलग अलग यूनिट, महाराष्ट्र यूनिट, उत्तर प्रदेश यूनिट, तो उस यूनिट का आपको पूरा नाम आना चाहिए।
फिर आ जाएगा अपने यूनिट कमांडर का नाम लिखिए। तो आपको अपने यूनिट कमांडर का नाम भी जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि वो पेपर में लिखने के लिए आता है, और यूनिट कमांडर एक कर्नल रैंक का अधिकारी होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखो। तो परमवीर चक्र जो कि युद्ध के समय दिया जाने वाला, भारतीय सेना द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट सम्मान है। तो हम 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम देख लेते हैं, जिनमें पहला है मेजर सोमनाथ शर्मा, दूसरा है सूबेदार मेजर या ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, तीसरा है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, चौथा है कैप्टन विक्रम बत्रा, और पांचवा है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। फिर आपको पेपर में अलग अलग टिप्पणी लिखने के लिए भी आएगी। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं 1999 कारगिल युद्ध पर आपको एक अच्छी टिप्पणी जरूर याद करके जानी है। दूसरा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। फिर फील्ड मार्शल के एम करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ के ऊपर भी आपको टिप्पणी जरूर याद करके जानी है, क्योंकि इन 3 से 4 टिप्पणियों में से 2 टिप्पणी अवश्य पेपर में आती हैं। और फिर एक और 5वीं है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल विपिन रावत के ऊपर भी टिप्पणी आने की पूरी संभावना है। इसके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है, जिससे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इनके बारे में आपको एक अच्छी टिप्पणी बना के शानदार टिप्पणी तैयार करनी है, जो पेपर में आपको लिखने के लिए आ सकती है। फिर हम देख लेते हैं रिक्त स्थान भरो। तो एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का आदर्श वाक्य आप सभी को पता होगा, एकता और अनुशासन है। फिर है एनसीसी कैडेट का सबसे छोटा पद होता है, तो वह लांस कॉर्पोरल यानी कि 1 फीत्ती होता है। नेक्स्ट रिक्त स्थान है भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो भारत में एनसीसी के 17 निदेशालय हैं। चौथा हो जाएगा एनसीसी में एनओ का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है? तो एनसीसी में एनओ मेजर होता है, और एनओ का फुल फॉर्म एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी लिखने के लिए आ जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान, भारत में एनसीसी के सर्वोच्च अधिकारी का पद क्या होता है? तो भारत में एनसीसी के सर्वोच्च अधिकारी का पद डायरेक्टर जनरल डीजी और रैंक लेफ्टिनेंट जनरल होती है। फिर एनसीसी गान लिखो। यह प्रश्न आपको पेपर में 100% आने वाला है कि एनसीसी गान लिखो। तो आपको अच्छे से पूरा एनसीसी गान याद होना चाहिए, उसको आपको पेपर में हुबहू लिखना है। फिर हमारा एक और प्रश्न है भारतीय थल सेना की कमान लिखिए। तो भारतीय थल सेना कुल 7 कमानों में चलती हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं भारतीय थल सेना की 7 कमान, जिसमें कि पूर्व कमान जो है हमारी वो कोलकाता में है, पश्चिम कमान हमारी चंडी मंदिर हरियाणा में है, उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण कमान पुणे महाराष्ट्र में है, और दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर राजस्थान में है, और मध्य कमान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। साथ ही प्रशिक्षण कमान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप एक बार और फिर देख सकते हैं, पूर्व कमान कोलकाता, पश्चिम कमान चंडी मंदिर हरियाणा, उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिण कमान पुणे, दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर, मध्य कमान लखनऊ, प्रशिक्षण कमान शिमला। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सेनाओं की प्रमुख अकादमियां कहाँ स्थित हैं? जहां पर भारतीय सेनाओं के से संबंधित जवान और अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला है इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे हम आईएमए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, तो वह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। फिर हम देख लेंगे इंडियन नेवल एकेडमी, जहां पर हमारे नौसेना से संबंधित अधिकारी एवं जवान ट्रेनिंग लेते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला केरल में स्थित है, और यह एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी है। फिर हमारा तीसरा हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तो यह डुंडीगल तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, भारतीय सेना के दिवस के बारे में लिखो। तो जब भी हम भारतीय सेना बोलते हैं तो इसमें हम थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को शामिल कर लेते हैं। यह तीनों मिलाकर भारतीय सेना का निर्माण करती है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे हम पहले भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है हमारा भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे, जिसे हम 8 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और तीसरा है भारतीय नौसेना दिवस, जिसे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। एक बार और देख लेते हैं, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
भारतीय थल सेना की कमीशन रैंक लिखो। कमीशन रैंक को आप ग्रेजुएशन के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहली होती है लेफ्टिनेंट, जो कि सबसे छोटी कमीशन रैंक होती है। फिर कैप्टन, मेजर, फिर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल जो आपकी यूनिट कमांडर भी होता है तो कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और आखिरी में एक 4 स्टार अधिकारी जनरल, और फिर उनसे ऊपर होता है फील्ड मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, भारतीय थल सेना की जूनियर कमीशन रैंक लिखो, जिसे हम जूनियर कमीशन रैंक जेसीओ कहते हैं। तो इसमें पहला है हमारे नायब सूबेदार 1 स्टार, सूबेदार जो कि 2 स्टार और नायब सूबेदार अशोक स्तंभ। तीसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना की गैर कमीशन रैंक लिखो, जिनका कोई कमीशन नहीं होता। इसमें पहले हमारा सिपाही होता है, फिर लांस नायक, नायक और हवलदार। हवलदार के बाद कंपनी हवलदार मेजर और फिर होता है बटालियन हवलदार मेजर। कंपनी हवलदार मेजर CHM साहब और बटालियन हवलदार मेजर BHM साहब। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेना की फील्ड फॉर्मेशंस के बारे में लिखो। तो इसमें सबसे छोटी फॉर्मेशन होती है हमारी सेक्शन, जिसमें 10 जवान होते हैं, फिर प्लाटून, फिर कंपनी, फिर बटालियन, फिर ब्रिगेड, फिर डिवीजन और अंतिम कोर होती है। कोर के बाद सीधा मुख्यालय आता है। एक और प्रश्न देखते हैं हम नेक्स्ट, भारतीय थल सेना द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए। तो इसमें पहला युद्ध ही हमने लड़ा था आज़ादी के 1 साल बाद ही, भारत पाकिस्तान युद्ध 1948, जिसमें भारत विजयी रहा था। फिर दूसरा है भारत चीन युद्ध 1962, इसका कोई परिणाम नहीं रहा क्योंकि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम लगा दिया था। तीसरा है हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, जिसमें भारत की विजय हुई। फिर आता है बांग्लादेश आज़ादी युद्ध, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, जिसमें भारत विजयी तो रहा ही रहा, इसके साथ पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए और एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। और लास्ट है हमारा कारगिल युद्ध 1999 में, इसमें भारत पूरी तरह विजयी रहा। अब हम देख रहे हैं भारतीय थल सेना द्वारा युद्ध में दिए जाने वाले मेडल। अच्छा काम करने पर सेना आपको अलग अलग मेडलों से सम्मानित करती है। तो हम देख लेते हैं कि भारतीय थल सेना द्वारा दिए जाने वाले युद्ध मेडल। तो हम सबसे पहले वो मेडल देख रहे हैं जो युद्ध में उत्कृष्ट कार्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा PVC, जिसे परमवीर चक्र बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा MVC, महावीर चक्र। तीसरा है VC, वीर चक्र। 4 नंबर पर है AC, अशोक चक्र। फिर है कीर्ति चक्र, शॉर्ट फॉर्म KC हो जाएगा। फिर शौर्य चक्र SC और सेना मेडल, जिसे SM भी बोलते हैं, सेना मेडल। फिर हो जाएगा YSM, युद्ध सेवा मेडल। फिर आता है UYSM, उत्तम युद्ध सेवा मेडल। फिर आता है SYSM, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। अब हम देख लेते हैं कि शांति काल में दिए जाने वाले मेडल कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा VSM, विशिष्ट सेवा मेडल। फिर आता है AVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल। फिर आता है PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल। और फिर आता है GSM, सामान्य सेवा मेडल या जनरल सर्विस मेडल। तो आप देख सकते हैं कि सेना अनेक प्रकार के अलग अलग मेडल देती है, कुछ शांति काल के देती है और कुछ युद्ध काल में देती है। तो आज का हमारा वीडियो पूरा हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक WhatsApp ग्रुप का लिंक दूंगा, वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप सीधा PDF भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।